Good morning, students. Today we will discuss about the few important topics in this chapter of electrostatics. Here we will discuss the terms permittivity, relative permittivity, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मटेरियल पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कितने टाइप का होता है। और उसके बाद थर्ड वन वी हैव टू बी डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों आज हम सीखेंगे ये सारे टॉपिक्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्टेड न्यू टर्म्स दैट इज परमिटिविटी। बच्चों पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने परमिटिविटी के बारे में आपको डिस्क्राइब किया है थोड़ा बहुत, उसको हम जस्ट डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। बच्चों परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी, परमिशन, that words is coming from permissions. What type of permissions? That permission when any two charges kept in any medium, then that medium is responsible to allow the exertance of the forces in between these two charges. मतलब कि बच्चों ये परमिटिविटी जो मतलब है, इसका मतलब होता है परमिशन, मतलब आज्ञा देना किसी मीडियम के द्वारा। और वो आज्ञा किस रूप में देना? ये देना इस तरह से परमिशन को प्रोवाइड करना, किसी भी दो चार्जेस को अगर हम मीडियम में रखते हैं तो ये दो चार्जेस जो चार्ज हैं वो क्या करेंगे? आपस में फोर्स का एक्सर्टेंस करेंगे। हम जानते हैं चार्ज प्रॉपर्टी होती है जिसमें चार्ज करते क्या है? दे वर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर, वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अब ये फोर्सेस को अलाउ या इसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करना यह कहीं ना कहीं इस मीडियम के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। और मीडियम की इस परमिशंस की ये प्रॉपर्टी जिससे चार्जेस के बीच के फोर्स स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फोर्स के स्ट्रेंथ को कंप्रोमाइज किया जा सके या इलेक्ट्रिक फोर्स का स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज हो सके, उस मीडियम की उस प्रॉपर्टी को, मीडियम की उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज परमिटिविटी। परमिटिविटी बात समझ गए? तो परमिटिविटी इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम बाय विच इट अलाउज टू इंटरैक्ट एनी चार्जेस विद देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ओके का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, तो अपने नोटबुक में यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये वाला यहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ, परमिटिविटी यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। आइए अब टर्म देखते हैं। इसमें देखिए बच्चों तीन टर्म है। एक टर्म्स होगा परमिटिविटी इटसेल्फ, एक टर्म्स होगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी और एक रिलेटिव परमिटिविटी। बच्चों आप नोट कर लेना, रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, दैट इज कंपैरिजन। दिस टर्म्स इज फॉर कंपैरिजन ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। मतलब कि हम किसी भी चार्जेस को किसी मीडियम में अगर हम रखते हैं तो उसके बीच जो फोर्सेस का कंप्रोमाइज हो रहा है, जो फोर्सेस इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, वह फोर्सेस अपने वैक्यूम को हम स्टैंडर्ड लेते हैं, तो वैक्यूम में अगर उसी चार्ज को रखें तो उस वहाँ पे जो फोर्सेस उनके बीच डेवलप होगा, उस फोर्स का कितना पार्ट उस मीडियम में होगा। यानी कि हम वैक्यूम के कंपैरेटिवली हम मीडियम में फोर्स को कंपेयर करते हैं, और यह कंपैरिजन करने की जो प्रॉपर्टी है, जो टर्म्स है, जो हमारी वैल्यू है, दैट कैन बी स्टडीड अंडर द रिलेटिव परमिटिविटी। फिर से एक बार, रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है बच्चों, दैट विल बी द कंपेयर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ द चार्जेस which placed in the medium, which placed in any medium with respect to vacuum। वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, यानी वैक्यूम से कितना कम, मैंने वैक्यूम में हमने चार्ज को रखा था,
उसके कंपेरेटिवली किसी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, ये चीज़ों का जो कंपेयर है उसको हम इस रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म से हम स्टडी करते हैं। आपको होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इसकी फिजिकल मीनिंग हो गई। अगर बच्चों आपको ये टफ लग रहा है तो आप इसका सिंपल सा आप इसका डेफिनेशन नोट कर लेंगे। डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज डिफाइंड एज द परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एज कंपेयर टू द परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम। ठीक है, कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम अपॉन डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, that is this terms। परमिटिविटी को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, तो एप्सिलॉन अगर लिखा जाए तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट, नॉट मतलब जीरो अगर हम लेग पे लिखते हैं तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम। ठीक है, और ये फॉर मीडियम। ओके, और एप्सिलॉन आर अगर आर लिख देते हैं तो दैट इज नोन एज relative permittivity। R stands for relative permittivity, relative permittivity। इसी को हम sometimes called K, यानी कि dielectric constant। Okay, hope so you have to be clear these things now। अब एप्सिलॉन देखिए, एप्सिलॉन कहाँ आपको नोटिफाई होता है? दैट इज अंडर द कूलम्ब फोर्स के अंदर। जो कूलम्ब फोर्स का जो आपका न्यूमेरिकल्स वैल्यू है, जो इसका फॉर्मूला है, वहाँ पे आप इसको देखोगे 1/4πε0। हम जनरली नॉट लेके चलते हैं जनरल केस में, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर आप क्या करिए, इन चार्जेस को, ये चार्जेस देखिए, ये फॉर्मूला किसके लिए है? अगर यहाँ एप्सिलॉन नॉट है तो ये फॉर्मूला है फॉर वैक्यूम के लिए, यानी कि चार्जेस को कहाँ रखा गया है? वैक्यूम में। अगर ये चार्जेस को किसी मीडियम में हम डीप कर दें, इंसर्ट कर दें, तो उस केस में एप्सिलॉन नॉट इज चेंज्ड। एप्सिलॉन नॉट किससे चेंज होगा? एप्सिलॉन नॉट इस फॉर्मूले से चेंज होगा। अगर आप पुट करोगे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर इस फॉर्मूले में, सॉरी इस फॉर्मूले में, तो आपको क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर 1/4πε Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दैट्स थिंग। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो बच्चों? आप यहाँ देख रहे हो कि अगर आपने मीडियम में डाल दिया इन्हीं चार्जेस को, तो उसका जो परमिटिविटी है, उस मीडियम का जो फोर्स है, इनके भी जो फोर्स है, वो एप्सिलॉन और नाइफ टाइम्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी जितनी होगी उतने टाइम्स वो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन जो है दैट इज मीडियम का परमिटिविटी है। तो बात ध्यान से समझिए, अगर किसी चार्जेस को वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हम किसी अनदर मीडियम में पुट करते हैं, तो उस चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑलवेज बी इंक्रीजेज, हमेशा इंक्रीजेज करेगा। और कितने टाइम इंक्रीज करेगा? एप्सिलॉन आर नॉट टाइम्स इंक्रीज करेगा, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स इंक्रीज करेगा। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये जो इक्वेशन है इसको सेकंड इक्वेशन मान लें, यहाँ पे आपका एप्सिलॉन आर है, ठीक है, मल्टीप्लाई है। ठीक, जब इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड करते हो, इसको और इसको, तो यू विल गेट दिस फॉर्म। यानी कि आप कह सकते हो कि एप्सिलॉन आर क्या है? फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम अपॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ वैक्यूम, यानी कि रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अ medium to the electrostatic force in a vacuum of these two charges is also gives the relative permittivity। आर अंडरस्टैंड? तो दो फॉर्मूले आपको मिलेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी का एक फॉर्मूला होगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ओके, एंड सेकेंड वन इज रिलेटिव परमिटिविटी इज द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन द मीडियम upon electrostatic force between charges in the vacuum। okay, this is relative permittivity term। कहाँ से आया? हमने सिंपली वैक्यूम के टर्म में इस फॉर्मूले से चेंज किया इस एप्सिलॉन नॉट को, तो हमारा ये फॉर्मूला आया। उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 को मैंने डिवाइड किया, वी विल गेट दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये दैट इज इम्पॉर्टेंट वन एंड दिस वन। ओके,
बात समझ में आ गई होगी। और एप्सिलॉन का महत्व क्या है? दैट इज मल्टीप्लिकेशंस। दिस इज modified the numerical values of the electrostatic force in any medium with respect to vacuum. Okay, so this is the important concept for you. तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? बंटवारा किसी भी सरफेस पे, ठीक है ना। और ये बंटवारा हम कितने तरीके से कर सकते हैं, ये डिपेंड्स करेगा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कर रहे हैं, किस सरफेस पे कर रहे हैं, किस मटेरियल पे कर रहे हैं, ठीक है। तो मटेरियल यानी कि कौन सा मैटर है, क्योंकि बच्चों देखो मैटर, अगर मैटर पे डिपेंड कर रहा है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मैटर का जो जिस टाइप का मैटर होगा उसी टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। और मैटर का टाइप हम समझते हैं, टाइप इन द सेंस ऑफ शेप एंड साइज, राइट। उसका शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा, दैट मीन्स उसका डायमेंशन, यानी कि मैटर का डायमेंशन के हिसाब से ही हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, यानी चार्ज उसके सरफेस पे उसी हिसाब से आएंगे। तो देखिए बच्चों की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मटेरियल के टाइप पे यानी शेप एंड साइज पे डिपेंड कर रहा है। और मैटर का जो शेप एंड साइज है, जो डायमेंशन है, वो कितने प्रकार के होते हैं? हमारे नेचर में 3 डायमेंशंस होते हैं मटेरियल्स की, ठीक है। वो डायमेंशन कौन कौन से हैं? दैट विल बी द 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ओके, गुड, आर यू गेट इट? 1 2 3। 1 डायमेंशन में क्या होता है? 1 डायमेंशन में क्या होता है बच्चों? 1 डायमेंशन में दैट इज लाइन होता है। कोई भी सब्सटेंस कैसा होता है? लाइन के फॉर्म में होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, जैसे कि रस्सी हो गया, धागा हो गया, है ना, लीनियर थिंग्स, एनी थिंग्स। और 2 डायमेंशन अगर मटेरियल है तो वो कैसा होता है? दैट इज सरफेस नुमा होता है। सरफेस मतलब कि जस्ट लाइक अ वाइट बोर्ड हो गया आपका, पेज हो गया आपका, ठीक है, एनी सरफेस, एनी सतह, ठीक है, दैट इज 2 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन क्या होता है? 3 डायमेंशन आपके होते हैं एक कंप्लीट वॉल्यूमेट्रिक शेप। वॉल्यूम का मतलब स्फीयर हो गया, ठीक है, पैरेललो पाइप्ड हो गया, ठीक है, पैरेललो पाइप्ड हो गया। अच्छा, सरफेस में आपका क्या आ जाएगा? सर्किल भी क्या हो जाएगा? 2 डायमेंशनल हो जाएगा, ठीक है। और समझ गए? तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के 3 डायमेंशन के हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होते हैं ना। और तो है नहीं, ठीक है, या तो लाइन के फॉर्म में कोई मैटर होगा, या तो सरफेस के फॉर्म में होगा, या तो वॉल्यूम के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशन में मैटर एग्जिस्ट करते हैं। अब इन्हीं तीनों मैटर पे अगर हम चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इन चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे अगर लाइन वाले डायमेंशंस के मैटर पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 1 डायमेंशनल अगर ऑब्जेक्ट है आपके पास, उस पर अगर चार्ज को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। और लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो उस केस में चार्ज, देखिए लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें चार्ज लाइन में पूरा इकट्ठे हैं, तो आप एक चार्ज को कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत सारे ढेर सारे चार्ज हैं। तो उस चार्ज को इंडिविजुअली हम कैलकुलेट ना कर उसको हम डेंसिटी के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम इसके लिए चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। और ध्यान समझिए, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी होगा, चूंकि ये डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, तो चार्ज को हम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में पढ़ेंगे। और चार्ज डेंसिटी को अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज जो डेंसिटी है उसको हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या पढ़ेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम एक चार्ज की तो पढ़ नहीं सकते, एक चार्ज को, 2 चार्ज को तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, उसके लिए हम डेंसिटी लेंगे, चार्ज की डेंसिटी लेंगे। कौन सी चार्ज की डेंसिटी? अगर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन पे वायर पे डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो उस केस में आप लेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा से, ठीक है। और यह लैम्डा आपका इक्वल होगा Q/L के, यानी कि लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, यानी कि उस मटेरियल, उस ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है वह, और चार्ज कितना है वह, दोनों का रेशियो, यानी कि लैम्डा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, या रेशियो ऑफ चार्ज टू द लेंथ ऑफ द लीनियर ऑब्जेक्ट, टू द लेंथ ऑफ द लीनियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से लैम्डा जो होगा ना चार्ज डेंसिटी देगा, और इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
और अगर आपके पास लैम्डा आ गया है तो आप यहाँ से क्यू यानी चार्ज को, एक इंडिविजुअल चार्ज को आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, दिस फार्मूले से। समझ में आ गया बच्चों? ओके। और अब दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए होंगे एरियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे जिसका सरफेस होता है, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो टू डायमेंशन है, अगर उस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लेंगे? एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और उसमें चार्ज एक दो को चार्ज को तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते क्योंकि बहुत डेंसिटी के फॉर्म में रहेगा चार्ज, बहुत ही ज़्यादा बल्क में रहेगा। तो उसमें अगर चार्ज को हमको कैलकुलेट करना है तो वी कैन आल्सो कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ चार्ज डेंसिटी। और एरियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो चार्ज डेंसिटी होगा दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, जिसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा जो भी हम अनदर नेम ले रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और इसको हम सिमिलरली डेंसिटी समझते हो, डेंसिटी का मतलब होता है समथिंग अपॉन उसका डायमेंशन, समथिंग अपॉन उसका डायमेंशन। तो एरिया है तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एरिया। और समथिंग का मतलब यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है तो उस पर चार्ज हो जाएगा, यानी चार्ज अपॉन एरिया गिव्स द चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जैसे कि ये बात समझिए, अगर समथिंग कुछ भी हो, चार्ज ना हो, हम जनरल लें तो अगर कुछ भी हो समथिंग अपॉन एरिया तो इसका मतलब क्या होगा? समथिंग डेंसिटी, समथिंग डेंसिटी। तो अगर यहाँ पे चार्ज किसी भी चीज की डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? वह चीज अपॉन उसका डायमेंशन। कोई भी डेंसिटी अगर कैलकुलेट करनी है किसी भी चीज की, जैसे यहाँ पे अब चार्ज की बात कर रहे हो ना, चार्ज की डेंसिटी, इसी तरह बहुत सारी बात करते हो, जैसे कि आप मास डेंसिटी की बात करते हो, है ना, ये सारी चीज़ों की बात करते हो। तो बहुत सारी जहाँ भी डेंसिटी का आप यूज़ करोगे वहाँ देखोगे इस तरह का ही फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एरिया डिस्ट्रीब्यूशन या एरियल चार्ज डेंसिटी समझ गए होगे, सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया, एस इज अ एरिया। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से आप चाहो तो चार्ज को निकाल सकते हो। अगर चार्ज जो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है उस चार्ज का अमाउंट कैसे निकालोगे? Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, दैट इज एरिया, ठीक है, दैट इज एरिया, ठीक है। आप कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ से अगर चार्ज को निकालना हो तो चार्ज को कैसे निकालोगे? दैट इज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, एरिया, ठीक है। यहाँ से चार्ज आपका निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ लैम्डा नहीं लेंगे, लैम्डा हम कहाँ लेते हैं? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान रखना है। तो अब तीसरा चीज़ देखिए, वॉल्यूमेट्रिक। सिमिलरली आप समझ गए होगे, इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे आप क्या लोगे? वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, ठीक है। और वहाँ पे आपका जो डेंसिटी जो होगा, चार्ज को डेंसिटी के फॉर्म में कौन सा डेंसिटी बोलेंगे? इसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। और इसका जो सिंबल होगा दैट इज कॉल्ड रो, ROW, दैट इज रो, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्यू, चार्ज अपॉन उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम दैट इज डायमेंशन उसका है, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। यहाँ से आप नोट कर लोगे, ठीक है। और आप फिर यहाँ चार्ज निकालना चाहो इस केस के लिए तो क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वी, याद रखना ये रो है और ये क्या है? सिग्मा है, ओके। तो यहाँ से हम डेंसिटी को निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये पढ़ने की हमें जरूरत क्यों हुई? जस्ट थिंक अबाउट इट। यस, देखिए इसको पढ़ने की जरूरत हुई, मैं बताता हूँ और आप इसको बुक से स्टडी करोगे। देखो, चार्जेस आपके अगर कंटिन्यूअस मैनर में किसी भी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे कि समझिए, एक चीज समझिए, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है बच्चों? जस्ट थिंक अबाउट इट। हाँ, देखिए इसकी जरूरत इसलिए हुई कि देखिए आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, तो वहाँ पे आप जब चार्ज आपके पास नंबर, काउंटेबल नंबर में प्रेजेंट हो तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि उनका मल्टीप्लाई करना होता है ना। लेकिन सपोज दैट कि देयर विल बी किसी भी सरफेस पे किसी तरह के पास चार्जेस बल्क में हो, और ऑब्वियसली हम चार्ज को काउंट नहीं कर सकते। क्या आप इलेक्ट्रॉन को काउंट कर सकते हो? दैट इज चार्ज। प्रोटॉन को काउंट कर सकते हो? दैट इज चार्ज। नहीं कर सकते ना। तो जनरली हमारा रियल लाइफ में इंडिविजुअल चार्ज की गिनती पॉसिबल नहीं है, यानी कि हमको चार्जेस जो होंगे वो एक बल्क फॉर्म में मिलेंगे, अनकाउंटेबल फॉर्म में मिलेंगे। दैट मीन्स
कंटिन्यूअस मैनर में मिलेंगे। कंटिन्यूअस मतलब जो चीज़ जिस अमाउंट को हम काउंट ना कर सके, ठीक है। तो उस केस में जब चार्जेस अनकाउंटेबल हैं, आप काउंट नहीं कर सकते हो, उस केस में आप चार्ज आपको पता नहीं चलेंगे इंडिविजुअली। तो कुलॉम्स लॉ अगर फोर्स निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? Q1 Q2 कैसे करोगे? क्योंकि Q1 Q2 गिनना पड़ेगा ना, Q1 कहाँ है, Q2 कहाँ है, दो चार्जेस आपको चाहिए ना इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पे रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, आप इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर नहीं सकते, वो बल्क में होंगे, डेंसिटी के फॉर्म में होंगे, है ना। तो उसके लिए हमें अब एडवांस मेथड की जरूरत पड़ेगी, दैट इज डेंसिटी, दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हम चार्ज को कैसे निकालेंगे वो मैं आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन में बताते चला गया। अब यहाँ से जब हमको कुलाम्स लगाना होगा, जब बल्क में, जब कंटिन्यूअस मैनर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, जिनको चार्ज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, उस केस में उन चार्जेस को अगर हमको यूज़ करना है कुलम्स लॉ के लिए, वहाँ से निकालना है, तो उन चार्जेस की वैल्यू को हम डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, जैसे Q इक्वल टू रो वी हुआ, Q इक्वल टू सिग्मा एस हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जो चार्ज होगा दैट इज this gives the concept of amount of charges and it will utilize to determination of electrostatic force due to charges, ठीक है। अब इस चार्जेस को उठाकर आप कूलम्स लॉ यूज कर सकते हो, डिफरेंट फिनोमेना को जज कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। आप उसकी स्टडी कर सकते हो। ठीक बच्चों, फिजिक्स जो है इट कैन बी अंडरस्टैंड without doing some problems related the topics, okay. The problems, numericals, exercise is must be required in equally proportion with clearing the concept. concept clear करने के साथ साथ equal proportion में हमको exercise, numericals भी करना जरूरी है। then you will get an interest in physics and you will do better in your upcoming examination of this subject. Also, you will make an interest in physics and your fear of this subject, that is you assume that कि this subject बहुत tough होता है, this fear is also have been gone if you consider the method how to learn physics, okay बच्चों। तो थ्योरी के साथ साथ एक्सरसाइज करें, प्रॉब्लम्स करें एंड मेक योर कंसेप्ट क्लियर। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, इंटरनेट है, आप कंसेप्ट आपको क्लियर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले के ज़माने में होता था बच्चों, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो अगर लोगों को फिजिक्स में कोई दिक्कत है, साइंस में कोई दिक्कत है, तो उनको 20 से 50 बुक रीड करनी पड़ती थी, है ना, बुक उनको खोलना पड़ता था। अब समझ सकते हो, आपका सारा काम नेट से हो जाता है, एक क्लिक पे हो जाता है। बुक तो आप पलटते ही नहीं होगी, एक बुक पलट लिया वही बहुत बड़ी बात है ना। पहले के ज़माने में 10-20 बुक अगर पलटी जाए तब जाके कोई कंसेप्ट क्लियर होता था। तो इतनी फैसिलिटी की दुनिया में आप कर सकते हो, इट ऑल थिंग्स इज पॉसिबल। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।